नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया गया है और काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज में तो अर्णव गोस्वामी ही छाए हुए हैं क्योंकि उनको अरेस्ट किया गया है। बहुत ही वो नामी पत्रकार हैं, मशहूर पत्रकार हैं और उनको अरेस्ट किया गया है। तो सभी न्यूज चैनल पे यही दिखाया जा रहा है, न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ रहे होंगे कि अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है। अब दोस्तों, कुछ लोग उनके अरेस्ट होने पे बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे हैं और कुछ लोग उनके अरेस्ट को मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम अर्णव के साथ हैं, अर्णव को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। यानी कि दो गुट बना हुआ है, एक वो लोग जो खुश हो रहे हैं और एक वो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो अर्णव के साथ खड़े हैं। अब दोस्तों, इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि अर्णव गोस्वामी को अगर अरेस्ट किया गया है तो क्यों किया गया है और अरेस्ट नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। यानी कि उनको इस मैटर के बारे में सही जानकारी नहीं है कि अर्णव गोस्वामी को आखिर अरेस्ट क्यों किया गया है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अर्णव गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, उनके शिवसेना के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए अरेस्ट किया गया है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि उनको टीआरपी स्कैम जो अभी न्यूज में आया था उस वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों वजहों में से कोई वजह नहीं है, वजह कुछ और है। दोस्तों, इस वजह को जानने के लिए हमको दो साल 2.5 साल पहले जाना पड़ेगा और फिर हम समझेंगे पूरा मामला को कि क्यों आज अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस कहानी को भी आपको बताते हैं 2 साल पहले ले जाकर। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये बात है साल 2018 की। दिन था 5 मई। एक सुसाइड होता है। मुंबई के इंटीरियर डिजाइनर हैं जिनका नाम है अन्वय नाइक। ये सुसाइड कर लेते हैं और इनकी माँ जो है, एक तरीके से वो भी सुसाइड ही की होती है क्योंकि उनका भी डेड बॉडी उनके घर में मिलता है। अब दोस्तों, सुसाइड इन्होंने किया तो इनके घर में पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिलता है। उस सुसाइड नोट में जो अन्वय नाइक है, उन्होंने 3 लोगों की बात की थी कि मेरे सुसाइड करने के जो जिम्मेदार हैं वो ये लोग हैं। उसमें अर्णव गोस्वामी का नाम था उस सुसाइड नोट में, फिरोज शेख और नितेश शारदा। अर्णव गोस्वामी के ऊपर 83 लाख रुपए थे, यानी कि अन्वय नाइक को लेने थे इनसे। फिरोज शेख के पास 4 करोड़ रुपए थे और नितेश शारदा के पास 55 लाख। अब दोस्तों, ये तो इन सुसाइड में उन्होंने इन तीनों लोगों का नाम दिया था। उसके अलावा भी वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा तंगी से गुजर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा तंग थे, वो डिप्रेशन में चल रहे थे अन्वय नाइक, और जिसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन सुसाइड नोट में उन्होंने इन तीनों का नाम दिया था। तो दोस्तों, उसके बाद इन तीनों के ऊपर केस FIR दर्ज कराया जाता है और इनके ऊपर केस चलता है और करीब 1 साल तक ये केस चलता है। और साल 2019 महीना अप्रैल केस जो है चैप्टर क्लोज। अब चैप्टर क्यों क्लोज होता है? क्योंकि दोस्तों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो पुलिस होती है किसी भी राज्य की, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है। और अगर आपको याद हो तो 2019 में वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। दोस्तों, अप्रैल 2019 में ये जो केस है क्लोज हो जाता है। अब उस समय उनके ऊपर किस चीज़ का केस दर्ज हुआ था, FIR दर्ज हुआ था, तो इसको बोलते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो सुसाइड के लिए उकसाना। और दोस्तों, अगर हम इंडियन पेनल कोड की बात करें तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस ऑफेंस माना जाता है अगर आप किसी को उकसाते हैं सुसाइड करने के लिए, या एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि कोई भी इंसान सुसाइड कर लेता है तो उसका जिम्मेदार आपको माना जाता है। जैसे दोस्तों, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक लड़की अपने ससुराल में जाती है और वहाँ पे जो उसके ससुराल के फैमिली मेम्बर हैं, उसके हस्बैंड हैं और बाकी जो भी लोग उस घर के हैं, वो बेशक उस लड़की का डायरेक्टली मर्डर ना करें,
लेकिन अगर उस घर में इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से कोई लड़की सुसाइड कर लेती है, दोस्तों ये आप आए दिन न्यूज में देखते हैं और सुनते हैं, और अगर वो सुसाइड नोट में वहाँ के लोगों को जिम्मेदार ठहराती है और उस सिचुएशन के बारे में उसमें अगर वो बताती है कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था जिसकी वजह से मुझे सुसाइड करना पड़ा और मेरे सुसाइड करने के जो जिम्मेदार हैं वो ये लोग हैं, तो दोस्तों इसको एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है इंडियन पेनल कोड में और इसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। तो अर्णव गोस्वामी को भी, क्योंकि अन्वय नायक के सुसाइड नोट में अर्णव गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश शारदा इन तीनों का नाम था, इसलिए इनके ऊपर भी ये केस चला था। और केस इसलिए चला था क्योंकि सुसाइड के उनको करने के लिए उकसाने का आरोप था इन तीनों के ऊपर, लेकिन 1 साल तक केस चला और 2019 में क्लोज हो गया। तो जब केस क्लोज हुआ था तो जो उनकी वाइफ थी और बेटी, उन्होंने कहा था मीडिया के सामने कि वो इस चीज़ से खुश नहीं है, और उनकी वाइफ ने प्रधानमंत्री जी को भी कई बार उन्होंने पत्र लिखा कि इस केस को दोबारा रीओपन किया जाए और ठीक से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। उनका कहना था कि जो महाराष्ट्र पुलिस है उन्होंने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। ये कब की बात है? 18 से 19, यानी कि 5 मई 2018 से लेके अप्रैल 2019 की मैं ये बात बता रहा हूँ। उस वक्त के लिए उन्होंने कहा कि पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो उन्होंने कई बार, उनकी वाइफ ने प्रधानमंत्री जी को उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अप्रैल 2020 में, यानी कि केस क्लोज होने के 1 साल बाद। अब अप्रैल 2020 में वहां सरकार है शिवसेना की, कांग्रेस की और एनसीपी की, यानी कि बीजेपी की सरकार नहीं है। तो जो उनकी वाइफ और अन्वय नायक की वाइफ और बेटी महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, जिनका नाम है अनिल देशमुख, उनसे वो मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो केस जो क्लोज हो चुका है उसको फिर से ओपन किया जाए, रीओपन किया जाए और ठीक से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। सो अनिल देशमुख ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हम इस केस को देखने के लिए एक सीआईडी टीम का गठन कर रहे हैं। मतलब पुलिस सीआईडी जो होती है वो स्टेट पुलिस के ही एक स्पेशल विंग होती है, तो हम ये केस जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीआईडी को देते हैं। और दोस्तों 15 अक्टूबर को कोर्ट की तरफ से ये आदेश भी आ जाता है कि ठीक है, इस केस को ओपन किया जाए, जो कि अप्रैल 2019 में बंद हो गया था, और इसका इन्वेस्टिगेशन चालू किया जा सकता है। और ये 15 अक्टूबर 2020 की बात है। तो फिर से ये केस चालू हो जाता है और फाइनली 4 नवंबर 2020 को अर्णव गोस्वामी, नितेश शारदा और फिरोज शेख, इन तीनों को ही अरेस्ट किया जाता है। न्यूज में बेशक आपको अर्णव गोस्वामी ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन तीनों को भी अरेस्ट, मतलब तीनों को अरेस्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्णव गोस्वामी को ही अरेस्ट किया गया है। और ये 4 नवंबर को अरेस्ट इनको कर लिया गया। और क्यों किया गया वो मैंने आपको बता दिया कि इनके ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि सुसाइड करने के लिए उकसाने का इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, और उसी के तहत इनको अरेस्ट किया गया है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि ना ही इनको टीआरपी के लिए जो स्कैम है उसके लिए अरेस्ट किया गया है, और ना ही क्योंकि ये मुंबई सरकार की, जो महाराष्ट्र की सरकार है, उस सरकार के ऊपर ये सवाल करते हैं, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया है। तो दोस्तों आई थिंक कि आपका ये डाउट तो अब क्लियर हो गया कि अर्णव गोस्वामी को आखिर अरेस्ट क्यों किया गया है। अब दोस्तों, अब तक हम 4 नवंबर 2020 से पहले की बात कर रहे थे कि क्या हुआ था 2018 में, 2019 में और 2020 में। अब दोस्तों पिछले 48 आवर्स की हम बात करते हैं कि अरेस्ट होने के बाद क्या क्या हुआ है। अब दोस्तों जब उनको अरेस्ट किया गया अर्णव गोस्वामी को, तो दोस्तों उनके अरेस्ट होते ही बीजेपी के कई चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर जो है, उनके ट्वीट आने लगे। अब मैं उन्हीं की एक कैबिनेट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उन्होंने क्या ट्वीट किया है अर्णव गोस्वामी जी को लेकर, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने लिखा है कि दोज इन द फ्री प्रेस who don't stand up with Arnav in support of Arnav, you are now technically in support of the fascism. You may not like him. If you may not like him, you may not approve him. But if you stay silent, directly you are supporting the suppression. And who speaks if you are the next? तो उनका कहने का मतलब है कि आप बेशक अर्णव को पसंद नहीं करते हो, आप बेशक अर्णव को अप्रूव नहीं करते हो, लेकिन अगर आज आप चुप रह गए तो फिर आपके लिए कौन आवाज उठाएगा अगर अगला नंबर आपका होगा, यानी कि आपको भी इसी तरीके से अरेस्ट किया जाएगा। सो दोस्तों,
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मृति ईरानी जी ने ही ट्वीट किया है। अगर आप ट्विटर के यूजर हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि बीजेपी के जो भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर्स हो, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो, सब ने ट्वीट किया है इनके सपोर्ट में। अब कुछ नेताओं ने बीजेपी का ये कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जा रहा है, तो कुछ लोग इंदिरा गांधी के जमाने के इमरजेंसी को याद कर रहे हैं। बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो बीजेपी के झंडे के साथ रोड पे उतरे हुए हैं अर्नव के सपोर्ट में। और दोस्तों ऐसा लग रहा है देखकर कि एक टीवी एंकर को अरेस्ट नहीं किया गया है, बीजेपी के किसी बड़े लीडर को, किसी नेता को अरेस्ट किया गया है। जिस तरीके से बीजेपी के जो सपोर्टर हैं वो बीजेपी के फ्लैग को लेकर अर्नव के सपोर्ट में आवाज उठा रहे हैं रोड पे। अब दोस्तों आप बात को समझिए कि अर्नव को अरेस्ट करना गलत है, सही है, ये हम और आप तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कानून के जो नियम है उसी के तहत कोई काम होता है। लेकिन दोस्तों स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा है कि हु स्पीक्स इफ यू आर द नेक्स्ट, कि अगर अगला नंबर आपका होगा तो कौन बोलेगा, यानी कि इनडायरेक्टली शी इज सपोर्टिंग अर्नव, शी इज स्टैंडिंग विद अर्नव। अब दोस्तों 5 अक्टूबर 2020 को यूपी पुलिस ने एक मलयालम जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया। क्यों? क्योंकि वो हाथरस जो वहाँ पे केस हुआ था उसको वो कवर करने जा रहे थे। 8 अक्टूबर को मणिपुर के एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया। 18 अगस्त 2020 को फ्रीलांस जर्नलिस्ट प्रशांत को अरेस्ट किया गया। 3 सितंबर 2019 को एक रिपोर्टर को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो मिड डे मील में जो स्कैम हो रहा था उसको वो बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, सामने लेके आना चाहते थे कि किस तरीके से मिड डे मील के नाम पे बच्चों को और रोटी के साथ नमक दिया जा रहा है। और 23 सितंबर 2020 को गुजरात में एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीएम को क्रिटिसाइज किया था। और दोस्तों ये तो मैंने अभी सिर्फ 4 या 5 ही जर्नलिस्ट की मैंने बात की है। अगर आप नेट पे सर्च करें तो पिछले 6 साल में 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट को सिर्फ और सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया जा चुका है क्योंकि या तो उन्होंने मोदी जी के खिलाफ बोला है, या वो किसी यूपी मीन्स जैसे यूपी में सरकार है तो कहीं पे भी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है या बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट है, अगर उनको क्रिटिसाइज किया है, इस बात पर 100 से ज्यादा जो जर्नलिस्ट है, लिस्ट बहुत लंबी है, आधा घंटा सिर्फ जर्नलिस्ट के नाम 1 घंटा बोलने में लग सकता है, तो बहुत लंबी लिस्ट है। ये तो मैंने आपको 2-4 लोगों को बताया है। तो दोस्तों स्मृति ईरानी जी से मेरा यही सवाल है कि जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया था सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपकी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो क्या उस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था? क्या उनका राइट नहीं था कि जिस सरकार को उन्होंने चुना है उसको, अगर वो सरकार सही काम नहीं कर रही है तो वो क्रिटिसाइज करें? तब ना ही किसी बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर का, ना ही किसी कैबिनेट मिनिस्टर का और ना ही किसी चीफ मिनिस्टर का ट्वीट आया है, आप जाके देख सकते हैं। और ना ही जो बीजेपी के सपोर्टर है वो रोड पे आए होंगे कि क्यों किसी जर्नलिस्ट का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो दबाया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत हंसी आती है अगर ऐसे लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दबाया जा रहा है। जो लोग अब से पहले जो भी जर्नलिस्ट, जो रिपोर्टर जो अरेस्ट हुए हैं उन पे वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं मुंह पे ताला लगाकर। तो दोस्तों ये तो एक तरफा बात हुआ। अब दोस्तों एक यहाँ पे मेरा जो ओपिनियन है, अर्नव गोस्वामी को एज अ रिपोर्टर या इसलिए उनको अरेस्ट नहीं किया गया है कि वो किसी सरकार के खिलाफ बोल रहे हो या किसी सरकार के सपोर्ट में बोल रहे हो। आप इस बात को समझिए, अर्नव गोस्वामी को अरेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि वो उनका पर्सनल बात है, यानी कि उन्होंने अपने ऑफिस का इंटीरियर डिजाइनिंग करवाया, पैसा वो नहीं दिए जिनसे करवाया, तो ये उनका पर्सनल मामला है। यहाँ पे उनके प्रोफेशन से कोई लिंक नहीं है, यानी कि जो उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है वो उनके जर्नलिज्म प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि एक जर्नलिस्ट के फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है। तो आप इस बात को समझिए, दोनों बातों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं कि ये एक जर्नलिस्ट है और इनके आवाज को दबाया जा रहा है। इनके आवाज को नहीं दबाया जा रहा है। और दोस्तों सबसे ज्यादा चिल्ला कर तो यही बोलते हैं कहाँ इनके आवाज को दबाया जाता है। तो इनके ऊपर केस किस लिए दर्ज हुआ है और क्यों इनको अरेस्ट किया गया है, पर सबसे पहले आप इस बात को समझिए। और दोस्तों आप जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो सपोर्ट करते हैं अर्नव गोस्वामी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों हमें ये देखना होगा कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके किस क्वालिटी की वजह से उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम जिनको सपोर्ट कर रहे हैं
और कानूनी तौर पे वो गलत है, तो हम एक तरीके से किसी गलत इंसान का सपोर्ट कर रहे हैं। आवाज उठाना गलत नहीं है, लेकिन हम किसके सपोर्ट में, और हमको ये जानने का हक है कि जिसके सपोर्ट में हम आवाज उठा रहे हैं क्या वो इंसान सच में सही है, या उसके ऊपर जो आरोप लग रहा है क्या वो गलत आरोप है। अगर गलत आरोप है तो हमारा आपका आवाज उठाना एकदम सही है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई केस दर्ज है और उसके ऊपर जो केस दर्ज हुआ है वो सही है, तो फिर आप एक ने तो गलती की जिसकी वजह से अरेस्ट किया गया है, और अगर आप सब रोड पे उतर के सपोर्ट कर रहे हैं तो दोस्तों आप भी एक गलत इंसान का ही सपोर्ट कर रहे हैं। सो दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह है। यहाँ पे हर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्णव गोस्वामी ही एक जर्नलिस्ट है, कई सारे जर्नलिस्ट हैं और उनको अरेस्ट किया गया, तो वहाँ पे किसी का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई रोड पे उतर के नहीं बोले कि क्यों उनको अरेस्ट किया गया, और ना ही वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है। तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि अर्णव गोस्वामी को उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं छीना गया है। उनको जिस केस में अरेस्ट किया गया है वो उनके प्रोफेशन से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों, अब ये केस कितना आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि मुंबई पुलिस के पास शायद इतने एविडेंस ना हो कि इस केस के, तो अभी अरेस्ट तो इनको कर लिया गया है, आगे इनको पनिश किया जाए, क्या इतना एविडेंस है मुंबई पुलिस के पास? अगर है तो फिर ये केस आगे बढ़ेगा, और अगर मुंबई पुलिस के पास इतने एविडेंस नहीं होंगे तो शायद ये केस आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है कि अर्णव गोस्वामी को कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है और कौन से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप सबके सामने खुल के सामने आ गया है। तो दोस्तों, आई थिंक कि आपको ये पूरा मामला अब समझ में आ गया कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया है और किस केस में अरेस्ट किया गया है, और दोस्तों कौन कौन से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये आपको सब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, अगर अर्णव गोस्वामी के अरेस्ट पे कुछ नया अपडेट आता है तो मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।